हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है घड़ी, फिर अनुपात का चिन्ह है दोस्तों ये, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है समय, फिर यहाँ पे ये समान अनुपात का चिन्ह होता है, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है तापमापी, और फिर यहाँ पे अनुपात का चिन्ह है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। और हमको यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा शब्द इन ऑप्शन में से आएगा। दोस्तों, इस तरह के सवालों को देखो किस तरह से हल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि घड़ी अनुपात समय, और फिर यहाँ पे समान अनुपात का चिन्ह है, और यहाँ पे तापमापी लिखा हुआ है, फिर अनुपात का चिन्ह है। दोस्तों, हमें सबसे पहले यहाँ पर जो पहले दो शब्द दिए गए हैं घड़ी अनुपात समय, इनमें कुछ ना कुछ संबंध है, उस संबंध को हमें पता लगाना है, और फिर वही संबंध हमें यहाँ पर तापमापी और यहाँ पर जो शब्द नहीं है उसके लिए वही संबंध लगाना है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो घड़ी है, घड़ी का समय से क्या संबंध है। दोस्तों, घड़ी में हम समय को देखते हैं, यानी कि घड़ी के द्वारा हमें समय के बारे में पता लगता है। तो उसी प्रकार दोस्तों, जो तापमापी होता है, तापमापी को हम थर्मामीटर भी कहते हैं। तो तापमापी से हमें किसके बारे में पता लगता है दोस्तों? तापमापी से हमें ताप के बारे में पता लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन जो सी है उसमें ताप लिखा हुआ है, और वही हमारा आंसर है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो तापमापी होता है उसको ही हम थर्मामीटर कहते हैं, और थर्मामीटर में पारा भरा होता है। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पारा जो है वो एक धातु होती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। वैसे तो दोस्तों, धातु जो होती है कठोर होती है, लेकिन पारा एक अपवाद धातु है जो कि कठोर नहीं होती। कठोर वस्तु दोस्तों ठोस अवस्था में होती है, और जो पारा होता है वो द्रव अवस्था में होता है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो पारा है वो एक अपवाद धातु है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि थर्मामीटर में क्या भरा होता है? पारा। और दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, ताप हमारा सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है BAB, फिर अनुपात का चिन्ह है दोस्तों, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे CEC, फिर समान अनुपात का चिन्ह है, और दोस्तों फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे DID, और फिर यहाँ पे अनुपात का चिन्ह है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। और हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो दोस्तों, इस शब्द का पता लगाने के लिए हमें यहाँ पर जो पहले ये दो शब्द लिखे हुए हैं, इन दोनों शब्दों के बीच में हमें संबंध देखना होगा कि ये पहला शब्द और जो ये दूसरा शब्द है इनमें आपस में क्या संबंध है, यानी कि ये किस तरीके से लिखे हुए हैं। फिर वही संबंध हमको यहाँ पर लगाना होगा, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से ये पहले दो शब्द लिखे हुए हैं, इनका आपस में क्या संबंध है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहला शब्द जो है वो बी लिखा हुआ है। क्या दोस्तों आप देख पा रहे हो? यहाँ पे बी लिखा हुआ है। बी का संबंध, बी यहाँ पर पहला अल्फ़ाबेट है ना दोस्तों, तो यहाँ पर हम इस दूसरे शब्द का भी पहला अल्फ़ाबेट देखेंगे। यहाँ पर बी लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बी के बाद सी आ रहा है। तो दोस्तों, आप ये सोचोगे कि बी जो है, बी के अगला जो अल्फ़ाबेट क्या होता है? सी होता है। फिर आप दोस्तों सोचोगे कि यहाँ पर अगर डी लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर पहला अल्फ़ाबेट ई लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप ई लिखोगे तो ई तो दोस्तों ऑप्शन में है ही नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हो कि ई तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये सवाल नहीं होगा। फिर हम किस तरीके से करेंगे? दोस्तों, आप यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पर जो बीच वाला जो अल्फ़ाबेट है वो ए लिखा हुआ है, और यहाँ पर ई लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप ये सोच सकते हो कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें 5 स्वर होते हैं।
कौन कौन से स्वर होते हैं दोस्तों? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पर जो पहला यहाँ पे जो स्वर लिखा हुआ है वो ए लिखा हुआ है, और इसके बाद कौन सा स्वर आता है दोस्तों? ए के बाद कौन सा स्वर आता है? ई। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ पर जो पहले शब्द में जो बीच वाला अल्फाबेट है वो स्वर से संबंधित है, और जो यहाँ पे दूसरा शब्द है इसमें जो बीच वाला अल्फाबेट है वो भी स्वर से संबंधित है। लेकिन दोस्तों देखो, यहाँ पर पहला अल्फाबेट ई था और दूसरे वाले शब्द में दूसरा अल्फाबेट लिखा गया है, यानी कि ए के बाद आने वाला अल्फाबेट यानी कि जो कि स्वर है उसको लिखा गया है। तो दोस्तों यही आपको यहाँ पे करना है कि यहाँ पर जैसे आई लिखा हुआ है और यहाँ पर जो 3 अल्फाबेट आएंगे, तीनों अल्फाबेटों में से जो बीच वाला अल्फाबेट होगा दोस्तों, वो अल्फाबेट कौन सा होगा दोस्तों? वो अल्फाबेट जो होगा वो स्वर होगा, वोवल होगा। तो दोस्तों आप ये सोचो कि आई के बाद कौन सा वो स्वर आता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि आई के बाद दोस्तों क्या आता है? ओ आता है। तो दोस्तों देखो, आपके ये दोनों जो यहाँ पर पहला और जो ये सी वाला ऑप्शन है, ए और सी वाला ऑप्शन दोस्तों आपका गलत हो चुका है। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने ये सोचा कि यहाँ पर जैसे आई लिखा हुआ है तो अगला जो स्वर है वो कौन सा आना चाहिए दोस्तों? आई के बाद क्या आता है? ओ आता है। तो आपके ये जो ए ऑप्शन और जो सी ऑप्शन है वो तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर यू दिया गया है, जबकि आपका तो वोवल कौन सा आ रहा है? आपका वोवल दोस्तों ओ आ रहा है। तो दोस्तों देखो, अभी अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि अभी यहाँ पर देखो एफ एफ लिखा हुआ है और यहाँ पर जी जी लिखा हुआ है। तो अभी हमारा आंसर नहीं आया है। अभी हमें अपना आंसर निकालने के लिए अभी हमें इसको और भी अच्छे तरीके से समझना होगा। देखो दोस्तों, इसको अब कैसे करते हैं, यानी कि हमें ये जो पहला यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है इसमें भी संबंध देखना होगा, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये बी और डी ऑप्शन है, यहाँ पर हमारा बीच वाला अल्फ़ाबेट तो आ गया, लेकिन ये दोनों ऑप्शन में एक जैसा ही है। तो हमें यहाँ पर ये भी पता लगाना पड़ेगा कि हमारा जो अगला यहाँ पे अल्फ़ाबेट आएगा वो एफ आएगा या जी आएगा, तभी हमारा उत्तर सही हो पाएगा। दोस्तों देखते हैं, अब ये पता लगाने के लिए हमें इन दोनों में संबंध देखना होगा कि बी से सी कैसे आ पा रहा है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा अभी देखो, हमने पहले ये सोचा था कि बी के बाद तो सी ही आता है, फिर हमने सोचा कि डी के बाद ई आ जाएगा, लेकिन दोस्तों ई तो ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में तो एफ और जी है। अब हमें ये सोचना है कि एफ और जी किस तरीके से आ सकता है, एफ आ सकता है या जी आ सकता है। दोस्तों आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि जो बी है, बी के बाद अगला व्यंजन, दोस्तों ये जो सवाल है वो स्वर और व्यंजन से ही संबंधित है। आपने देखा कि यहाँ पे जो ये दूसरे नंबर का अल्फाबेट था वो स्वर से संबंधित था। तो दोस्तों आप यहाँ पे इस तरीके से भी सोच सकते हो कि जो बी है वो व्यंजन है, और बी के बाद जो व्यंजन आता है दोस्तों वो सी ही आता है। जब अंग्रेजी वर्णमाला को आप लिखते हो दोस्तों, तो आप बी के बाद क्या लिखते हो? सी, फिर लिखते हो डी, फिर लिखते हो ई, एफ, जी, एच। देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला को लिखते हो। तो दोस्तों आप देखिए, यहाँ पे बी के बाद जो व्यंजन आता है वो कौन सा आता है दोस्तों? सी, और यहाँ पर देख सकते हो आप सी ही लिखा हुआ है ना दोस्तों। फिर आप यहाँ पे देखो दोस्तों कि यहाँ पर डी लिखा हुआ है, तो डी के बाद कौन सा व्यंजन आता है दोस्तों? क्योंकि अगर हम वर्णमाला को देखें तो दोस्तों ई आ रहा है, लेकिन ई तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे इस तरीके से सोचना है कि डी के बाद कौन सा व्यंजन आता है। तो दोस्तों आप क्या देखोगे, डी के बाद कौन सा व्यंजन आ रहा है? एफ आ रहा है, जबकि जी तो एफ से आगे वाला व्यंजन है। तो हमें तो सिर्फ कौन सा व्यंजन लेना है? जो डी के तुरंत बाद आ रहा है। डी के तुरंत बाद अल्फाबेट तो ई आ रहा है जो कि स्वर है, तो हमें स्वर नहीं लेना दोस्तों, यहाँ पे हमें यहाँ पे व्यंजन को लेना है। तो यहाँ पर जो एफ होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा एफ होगा सबसे पहले, फिर बीच में ओ लिखा होगा और फिर दोबारा से यहाँ पे क्या लिखा होगा? एफ। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन बी है उसको आप अच्छे से देख सकते हो। जो ऑप्शन बी है उसमें लिखा हुआ है एफ ओ एफ,
और दोस्तों यही हमारा सही उत्तर है। तो दोस्तों आप समझे कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करना है। हमने सबसे पहले यहाँ पर ये बीच वाला जो अल्फ़ाबेट है इसका हमने पता लगाया कि किस तरह से ए से ई आ रहा है। तो हमें ये पता चला कि जब हम अंग्रेज़ी वर्णमाला लिखते हैं तो उसमें कुछ स्वर भी होते हैं और कुछ व्यंजन भी होते हैं। तो फिर हमने ये सोचा कि ए के बाद जो ई आ रहा है इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि ए के बाद जो आने वाला स्वर है वो ई यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसी तरीके को हमने यहाँ पे लगाया कि जब आई जो है वो स्वर है तो इस स्वर के बाद कौन सा अगला स्वर आएगा। तो दोस्तों हमें पता चला कि आई के बाद जो अगला स्वर होता है वो ओ होता है और ओ यहाँ पर जो है वो बीच वाला अल्फ़ाबेट हो जाएगा। फिर दोस्तों हमने यहाँ पर ये सोचा कि जैसे कि ये बी है और बी से ये सी कैसे आ गया। बी से फिर हमने सोचा बी से सी आ सकता है, बी के बाद सी ही तो आता है। पर दोस्तों फिर हमने यहाँ सोचा तो डी के बाद ई आना चाहिए था उस तरीके से, लेकिन ई हमें ऑप्शन में दिखाई नहीं दिया। तो फिर हमने दूसरे तरीके से सोचा, हमने ये सोचा कि जो बी है, बी के बाद जो अगला व्यंजन, दोस्तों बी जो है वो व्यंजन है, तो हमने सोचा कि जैसे हमने यहाँ पे स्वर से स्वर देखा था तो हम यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं कि व्यंजन के बाद व्यंजन क्या आता है। तो व्यंजन के बाद हमने देखा बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है। उसी तरीके को हमने यहाँ पे लगाया कि डी के बाद व्यंजन कौन सा होगा। दोस्तों डी के बाद ई तो स्वर होता है पर लेकिन जो एफ होता है वो क्या होता है, व्यंजन। और फिर हमने देखा कि हमारा जो आंसर बी है वो बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों आप समझे कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरीके से हल करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।